लोनी के अलग अलग थाना इलाकों में चलाई जा रही 3 अवैध हथियार फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया है। साथ ही पुलिस ने 18 आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों अवैध हथियार फैक्ट्रियों से भारी संख्या में हथियार और हथियार बनाने का सामान भी जब्त किया। पुलिस के मुताबिक ग्राम पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए गाजियाबाद में भारी मात्रा में हथियार इकट्ठा किए गए थे, लेकिन पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हुए एक छापा मारा गया, जिसमें सभी थानों की टीमों को इन्वॉल्व किया गया। अलग अलग लेवल पर 3 शस्त्र फैक्ट्री, 47 तमंचे बने अलग अलग बोर्स के कार्ट्रिज और बहुत सारे शस्त्र बनाने के इम्प्लीमेंट्स के साथ 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री तरुण भानोत का एक महिला हेड कांस्टेबल को धमकाने का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि एक दिन पहले महिला पुलिसकर्मी इलाके में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों का चालान कर रही थी और इस बारे में किसी ने तरुण भानोत से शिकायत कर दी और वो मौके पर पहुंच गए, जहां उनकी और हेड कांस्टेबल के बीच बहस होती नजर आई। गलती तो हम लोग कर नहीं रहे, जो ड्यूटी है सरकार की वही कर रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस विधायक ने थाने में फोन मिलाकर महिला पुलिसकर्मी की शिकायत ही कर दी। पकड़ सबको चालान कर रही है, महिलाओं को आपने खड़ा कर दिया, तीनों का सस्पेंड नहीं होगी ना, मैं तो वही शिकायत कर दूंगा उठा के। हालांकि इसके बाद तरुण भानोत वहां से जाने लगे, लेकिन जाते जाते भी उनके और महिला पुलिसकर्मी के बीच तू मैं बंद नहीं हुई। एक महिला को डांट रहे हैं आप, चुप रहिए आप भी, मैं आपकी रिपोर्ट डाल दे रही हूं। वीडियो में तरुण भानोत ये आरोप लगाते भी सुनाई दिए कि पुलिस चालान करने में भेदभाव कर रही है। इस दौरान वीडियो में पुलिस के साथ बीजेपी का गमछा डाले एक शख्स भी खड़ा हुआ नजर आया। गरीब आदमी सबका चालान करोगे, बड़े लोगों को नहीं पकड़ोगे। वीडियो वायरल होने के बाद तरुण भानोत से जब सफाई मांगी गई तो उन्होंने फिर दोहराया कि पुलिस ने पैसे लेकर कुछ लोगों को आराम से निकलने दिया और जिसने पैसे नहीं दिए उसे परेशान किया। मेरे सामने 100 लोगों को रोड में रोक कर तुम पैसे की वसूली कर रहे हो, हम विरोध क्यों नहीं करेंगे? कोई अपशब्द कहीं नहीं गए। असल में कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से जबलपुर में मास्क की चेकिंग हो रही थी, लेकिन तरुण भानोत ने आरोप लगाया कि पुलिस मास्क की आड़ में लोगों से वसूली कर रही है। पाकिस्तान ने ब्रिटेन के अधिकारियों पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान में ब्रिटेन उच्चायोग के अधिकारियों पर राजधानी इस्लामाबाद से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। हाल ही में ब्रिटेन ने कोरोना संकट की वजह से पाकिस्तान के नागरिकों पर ब्रिटेन जाने पर रोक लगा दी थी। माना जा रहा है कि इसी के बाद पाकिस्तान ने ब्रिटेन के अधिकारियों पर ये पाबंदी लगाई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ये फैसला लिया। ये नियम रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास वाले इलाके पहाड़गंज में 15 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली सरकार ने बढ़ते कोरोना खतरे की वजह से रेलवे स्टेशन के आसपास वाले इलाकों में भी टेस्टिंग बढ़ाई है। इसी के बाद ये 15 लोग पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर सख्ती बढ़ा दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 4 टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी नेता दिलीप घोष के रोड शो के समय जमकर हंगामा हुआ। आरोपी के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए और फिर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग लाठियों और डंडों की मदद से तोड़फोड़ करते दिखे, जबकि कुछ लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। इस घटना के वक्त कुछ पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे, लेकिन उनकी कोशिशों के बाद भी मामला नहीं थमा और पुलिस वालों के सामने ही बीजेपी के लोगों ने टीएमसी के एक दफ्तर पर हमला बोल दिया। ऑफिस की कुर्सियां, टेबल और दूसरी चीजें सब तोड़ डाले। इसके बाद बिगड़े हालात को संभालने के लिए सुरक्षा बल के जवान घटना वाली जगह पर पहुंचे और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को खदेड़कर अलग कर दिया। इटली की राजधानी रोम से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां लॉकडाउन के विरोध में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर हंगामा किया। इनमें रेस्टोरेंट, जिम, कैफे जैसे छोटे मोटे कारोबार से जुड़े लोग शामिल थे, जो पाबंदियों के विरोध में संसद के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें खदेड़ने की कोशिश करने लगे। सामने आई तस्वीरों में वहां मौजूद पुलिस रास्ते में दीवार बनकर उन लोगों के सामने खड़ी दिखाई दी, लेकिन प्रदर्शनकारी भी टस से मस नहीं हुए। पुलिस भीड़ के बीच आंसू गैस गोले फेंकती दिखी तो वहीं प्रदर्शनकारी उन्हें वापस पुलिस की तरफ फेंकते नजर आए। विरोध में शामिल लोगों ने अपनी मजबूरी बयां करने के लिए हाथ खड़े कर इटली का राष्ट्रीय गान भी गाया। इस हंगामे की वजह से सड़क पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। यूपी के आगरा से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बिहार के जंगलों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग किस तरह लगी इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई
उसमें आग की लपटें तेजी से नीचे की तरफ बढ़ती दिखाई दी। जंगल के इस इलाके में आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में दमकल के लोग वहां पहुंचे और किसी तरह आग को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में जुट गए। हालांकि तेज हवाओं की वजह से उनका काम काफी मुश्किल हो गया। लपटें नीचे खेतों की तरफ बढ़ने लगी। इस बीच इलाके के लोग भी आग बुझाने के काम में जुटे दिखे। बताया गया कि ये आग जंगल के एक बड़े हिस्से में फैल गई, जिससे काफी नुकसान भी हुआ। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लेने का दावा किया गया। खबर है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को निशाना बनाने के लिए नई साजिश रच रहे हैं। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी सुरक्षा बल के कैंपों की जानकारी इकट्ठा करने में जुटे हैं और इस काम के लिए घाटी में मौजूद आतंकी संगठनों के मददगार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो गूगल मैप से सुरक्षा बल के ठिकानों की लोकेशन व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान भेज रहे हैं, ताकि हमले के वक्त आतंकियों के पास कैंप की पूरी जानकारी हो। इस साजिश का पर्दाफाश पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और घाटी में मौजूद उनके मददगारों की बातचीत से हुआ, जिसके बाद सुरक्षा बल के कैंपों की निगरानी और बढ़ा दी गई। आज बैसाखी मेष संक्रांति के मौके पर हरिद्वार महाकुंभ का तीसरा शाही स्नान होगा। 13 अखाड़ों के साधु संत इस स्नान में हिस्सा लेंगे। सुबह 10:15 बजे से शाम 5:30 बजे तक स्नान का समय तय है। साधु संत मेला प्रशासन की तरफ से जारी 20 बिंदुओं वाली गाइडलाइंस के मुताबिक स्नान किया जा सकेगा। प्रशासन ने कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करवाने का दावा किया है। आज के शाही स्नान में सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा और सबसे अंत में श्री निर्मल अखाड़ा स्नान करेगा। सबसे पहले पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा स्नान के लिए निकलेगा। शंकराचार्य चौक से चंडीघाट होते हुए साधु संत अपनी भव्य शोभा यात्रा के साथ सीधे हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड में पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले मां गंगा की आरती करेंगे और इसके बाद स्नान का सिलसिला शुरू होगा। हर अखाड़े को स्नान के लिए तकरीबन 20 से 30 मिनट का समय दिया गया है। बंगाल की चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदी ओ दीदी डायलॉग जो है वो काफी चर्चा में है। पीएम के इस अंदाज पर कई बच्चे वीडियो भी बना चुके हैं। बच्चों के इन वीडियो का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले उत्तर 24 परगना की चुनावी रैली में किया और बताया कि उन्हें भी कई लोग व्हाट्सएप पर बच्चों की वीडियो भेज चुके हैं। मोबाइल पर अपनी वीडियो बना करके रखी हुई है बच्चों ने, और क्या बोल रहे हैं बच्चे? दीदी ओ दीदी। जिन बच्चों की वीडियो का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया वो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं। दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। हालांकि इस चुनावी रैली में पीएम ने उसी अंदाज में ममता बनर्जी पर कई हमले किए। मैं जब ये बोल रहा हूँ ना दीदी ओ दीदी, उससे भी उनको गुस्सा आया। बताओ, दीदी और दीदी कहने पर ममता बनर्जी के गुस्से का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने उसे ममता बनर्जी की बौखलाहट करार दिया। सरकार कोरोना के खिलाफ चल रही जंग को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती, लिहाजा भारत विदेशों में बनी वैक्सीन को आयात करेगा। न्यूज़ 18 की रवि सिंह की रिपोर्ट है कि वैक्सीनेशन के अभियान में तेजी लाने के लिए विदेशों में बनी वैक्सीन को आयात करके उसका इस्तेमाल किया जाएगा। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 की बैठक में ये तय हुआ है। विदेशों में बनी जिस वैक्सीन को अलग अलग देशों में इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है, उनका भारत में आयात किया जाएगा और आयात करने के बाद पहले केवल 100 लोगों को वो वैक्सीन लगाई जाएगी, फिर 7 दिनों तक उन लोगों की निगरानी की जाएगी। उसके बाद उन वैक्सीन को वैक्सीनेशन अभियान में शामिल किया जाएगा। फाइजर इसमें आते हैं, मॉडर्ना इसमें आते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन इसमें आते हैं, जो इन कंडीशंस को पूरा करते हैं। फिरोजाबाद में आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। यूपी के फिरोजाबाद में कांच के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू करने के लिए दमकल कर्मियों को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। वहीं आग की वजह से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अभी लगभग 1 घंटा हो गया, कंट्रोल में बुझा दी गई। पटना में एटीएस ने छापेमारी के बाद नक्सलियों के कई ठिकानों का पर्दाफाश किया। इन ठिकानों पर नक्सली आधुनिक हथियार बना रहे थे। एटीएस ने इन जगहों से हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, ग्रेनेड फ्यूज का ढांचा और बड़ी संख्या में आधुनिक हथियारों से जुड़े सामान बरामद किए। बिहार के भागलपुर में लोहा पुल के पास ट्रेन को रोककर यात्रियों से लूटपाट की गई। आरोप है कि हथियारबंद बदमाशों ने करीब 20 मिनट तक ट्रेन की 2 बोगियों में यात्रियों से लूटपाट की और विरोध करने पर यात्रियों को पीटा। वसूली कांड में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से आज सीबीआई पूछताछ करेगी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों की जांच के समय ये पूछताछ होगी।
दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच आज शाम 6 बजे T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। 4 मैचों की ये सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला होगा। इससे पहले बेंगलोर को अपने पहले मैच में जीत हासिल हुई थी, जबकि हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा था। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में मुंबई की टीम ने 152 रनों का सफलतापूर्वक बचाव किया और 10 रन से बाजी अपने नाम की। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से कुछ इलाकों में आग फिर खेतों में खड़ी फसल पर कहर बनकर टूटी। 500 से भी ज्यादा एकड़ में तैनात हो चुकी गेहूं की फसल को आग ने जलाकर राख कर दिया, जिसकी पहली डराने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश के सतना से सामने आई, जहां खेतों में लगी आग ने पल भर में पूरी फसल को जलाकर राख कर दिया। करीब 400 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल आग में धधकती दिखाई दी। चारों तरफ धुआं छा गया। वहां काम कर रहे लोग तो अपनी जान बचाकर भागते दिखाई दिए। और एक चिंता का विषय जरूर है कि अधिकांश जहां पर ये आगजनी हुई है, ये बिजली के शॉर्ट सर्किट से हुई है। यूपी के शाहजहांपुर से भी ऐसी ही दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां खेतों से आग की भीषण लपटें और काला धुआं आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। आग इतनी खतरनाक थी कि कोई भी उसके पास तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। करीब 30 बीघा में तैयार हो चुकी फसल चंद सेकंड्स में राख हो गई। कुछ यही हाल मथुरा का भी दिखा। वहां भी करीब 10 बीघा गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। किसानों ने किसी तरह आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। जनता ने रोकने की बहुत कोशिश करी है। अब जे चाहते भाई कुछ सुनाई हो आगे। इस समय देश के ज्यादातर इलाकों में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है और ऐसे हादसों ने किसानों को बड़ी चिंता में डाल दिया है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चुनाव प्रचार के समय एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने समर्थकों के बीच में फंस गए। आसनसोल में 26 अप्रैल को 7वें चरण में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और इसीलिए वो अपने पार्टी उम्मीदवार के लिए वहां प्रचार करने पहुंचे थे। लेकिन जब भाषण के बाद वो मंच से उतरने लगे तो उनके समर्थकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ये सभी लोग उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालांकि लोगों की भीड़ को धक्का मारते हुए ओवैसी किसी तरह अपनी कार तक पहुंचे और फिर वो उसमें बैठकर वहां से निकल गए। कोरोना का पता लगाने के लिए सबसे बेहतर जाने जाने वाला आरटीपीसीआर टेस्ट भी अब कई मामलों में सही जानकारी नहीं दे पा रहा है। News18.com की रिपोर्ट है कि कोरोना के नए रूप को पकड़ने में आरटीपीसीआर टेस्ट भी कई बार फेल हो चुका है और इसका मतलब ये है कि कोरोना के सभी लक्षण होने के बावजूद भी कई मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। यानी कोरोना का नया रूप इतना खतरनाक है कि इस तरह के टेस्ट से इसका पता लगाना मुश्किल हो गया है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कोरोना का नया रूप नाक या गले को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि ये वायरस फेफड़ों के भीतर तक पहुंच जा रहा है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक मकान में हुए धमाके में 2 लोग घायल हो गए और उस 3 मंजिला इमारत के परखच्चे उड़ गए। आरोपी की वहां अवैध तरीके से ड्रग्स बनाने का काम चल रहा था और तभी धमाका हुआ, जिसके बाद वो 3 मंजिला इमारत तिनकों में तब्दील होकर जमीन पर ढह गई। सामने आई तस्वीरों में सिर्फ उसका ढांचा ही बचा नजर आया, बाकी छत और दीवारें मलबे में तब्दील हो गई। बताया गया कि धमाका मकान के गैराज में हुआ और उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे जिनकी इस हादसे में बाल बाल जान बच गई। ब्रिटेन में एक कंपनी ने ऐसी नायाब मशीनें बनाई जो इस्तेमाल के बाद कूड़ा बनी पीपीई किट से भी जरूरत के सामान की चीजें बना सकती है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 12 महीनों में अकेले ब्रिटेन में एक बार इस्तेमाल होने वाले करीब 2000 करोड़ मास्क इस्तेमाल किए गए, जिन्हें पर्यावरण से खत्म करना एक नई चुनौती बन गया है। ऐसे में ब्रिटेन की थर्मल कॉम्पैक्शन ग्रुप नाम की कंपनी ने ऐसी आधुनिक मशीनें बनाई हैं जो कूड़ा बनी पीपीई किट को जरूरतमंद सामान में बदल देती है। सामने आई तस्वीरों में कंपनी के कर्मचारी थैले भर भर कर इस्तेमाल किए गए मास्क और पीपीई किट की दूसरी चीजें मशीन के अंदर डालते नजर आए। करीब 1 घंटे बाद जब मशीन खुली तो पीपीई किट का ढेर पिघलकर प्लास्टिक में बदला दिखा। यानी ना तो पीपीई किट को जलाने का झंझट और ना ही उन्हें कूड़ेदान में फेंकने की जरूरत। मशीन में थर्मल हीटिंग के जरिए उन्हें पिघलाया गया और पीपीई किट से 20-20 किलो के प्लास्टिक के स्लैब बन गए। The number of trusts now using our machines specifically to take out the plastics. बताया गया कि इस प्लास्टिक से स्कूलों के लिए कुर्सियां और टूल बॉक्स जैसी चीजें बनाई जा रही हैं और ब्रिटेन में 6 अस्पतालों ने इस कंपनी की मशीनें मंगवा भी ली हैं। भुवनेश्वर कुमार आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए।
भुवनेश्वर कुमार को आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने पिछले महीने चोट से उबरकर इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी वापसी की थी। मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से हालात काफी गंभीर हो गए। वहां के कई अस्पताल में मरीजों के लिए बेड की किल्लत हो गई। बिस्तरों की कमी की वजह से कोरोना मरीजों के इलाज में काफी परेशानी हो रही है। लीलावती हॉस्पिटल का दृश्य भी वैसा ही है। इस हॉस्पिटल में भी बेड्स की कमी जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है कि यहाँ मरीजों को रखने के लिए जगह जो है वो कम पड़ रही है। अस्पतालों में बेड की कमी से लोगों की चिंता भी बढ़ गई। हॉस्पिटल की भी एक लिमिट रहती है कि उनके पास बेड्स अगर 300 हैं या 350 हैं। खबर है कि पश्चिम बंगाल में आखिरी 3 चरणों का चुनाव प्रचार 72 घंटे पहले खत्म हो सकता है। इस पर चुनाव आयोग शनिवार को 5वें चरण के मतदान के बाद फैसला लेगा। राज्य में पिछले दिनों हुई हिंसा को देखते हुए इन चरणों में प्रचार का वक्त कम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के बच्चों की स्थिति पर सरकार से जानकारी मांगी। इससे पहले अदालत में एक याचिका दाखिल कर ये कहा गया था कि कोरोना काल में इन मजदूरों के बच्चों को काफी दिक्कत हो रही है। उन्हें न शिक्षा और न ही सही भोजन मिल पा रहा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के साथ मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आईटीओ के पास बने कब्रिस्तान के हिस्से में कोरोना से मारे गए लोगों को दफनाने का इंतजाम किया गया है। वहां शवों को दफनाने वाले एक आदमी ने आरोप लगाया कि उसे बिना पीपीई किट के ये काम करना पड़ रहा है, जिसके बाद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपनी एक टीम वहां मुआयने के लिए भेजी। ये टीम कब्रिस्तान में काम करने वाले लोगों को जरूरी चीजें मुहैया करवाई। एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर हो रही है, वो ये बिना पीपीई किट के काम करते हैं। यूपी के फिरोजाबाद में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने जल्दी ही पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। सामने आई तस्वीरों में वहां से आग की भीषण लपटें निकलती दिखाई दी। इस फैक्ट्री में कांच के ग्लास की पैकिंग करने का काम किया जाता था और हादसे के वक्त वहां काफी सामान रखा था, जिसने तेजी से आग पकड़ ली। जानकारी मिलने पर दमकल की 4 गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन लपटें इतनी जबरदस्त थी कि उन पर पानी की बौछारों का भी खास असर होता नहीं दिखा। काफी देर की कोशिश के बाद किसी तरह आग को काबू में कर लिया गया। अभी लगभग 1 घंटा हो गया, कंट्रोल में बुझा दी गई। हालांकि जब तक आग बुझाई जाती, फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना की वजह से इलाके के लोग भी दहशत में आ गए और उन्होंने दमकल पर समय से नहीं पहुंचने का भी आरोप लगाया। महाराणा प्रताप के नाम पर राजस्थान में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। हैरान करने की बात यह है कि इस बार महाराणा प्रताप के अपमान का आरोप बीजेपी के एक बड़े नेता पर लगा है। विवाद इतना बढ़ा कि राजस्थान में नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ धरने प्रदर्शन शुरू हो गए और गुलाब चंद कटारिया एक नहीं बल्कि कई संगठनों के निशाने पर आ गए। करणी सेना और जनता सेना समेत कई संगठनों ने गुलाब चंद कटारिया की मुश्किलें बढ़ा दी। नाराज लोग जयपुर में बीजेपी के दफ्तर के सामने पहुंच गए। दफ्तर के सामने लगी होर्डिंग पर गुलाब चंद कटारिया के चेहरे पर प्रदर्शनकारियों ने स्याही डाल दी। गुलाब चंद कटारिया ने राजसमंद में एक चुनावी सभा में दिए भाषण के दौरान कुछ ऐसा बोला कि कई संगठन भड़क गए। ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टुंगर पर रोता फिरा। हालांकि मामले के तूल पकड़ते ही गुलाब चंद कटारिया ने माफी भी मांग ली। मुझे बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है और उसके कारण से मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग अगर आपको गलत लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन विवाद उनकी माफी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। यूरोप के देश सर्बिया में आर्थिक संकट से जूझ रहे बार मालिकों और उनमें काम करने वाले लोगों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से वहां नाइट क्लबों और भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी गई, जिसकी वजह से उनमें काम करने वाले लोग पिछले 1 साल तक खाली बैठे रहे, लेकिन आखिरकार उनका सब्र जवाब दे गया। उन्होंने एक सरकारी दफ्तर के बाहर धावा बोला। इस विरोध में रेस्टोरेंट, कैफे चलाने वाले लोग भी शामिल थे। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर उन सभी ने वहां जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि पिछले हफ्ते वहां कई पाबंदियों को हटा लिया गया, लेकिन लोगों ने आरोप लगाया कि 1 साल तक उनके पास काम नहीं रहा और ये ढील उनके लिए काफी नहीं है। लोगों ने सरकार से उनकी मदद करने की भी अपील की। इंग्लैंड में बीते 3 महीने से लगे लॉकडाउन में ढील मिलने का जश्न मनाने के लिए रेस्टोरेंट और पब में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहां सरकार ने कोरोना नियमों के तहत फिर से बाजारों और खाने पीने की जगहों को खोलने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद लंबे वक्त से घरों में कैद लोग बाहर निकल पड़े और इसका जश्न मनाने लगे। राजधानी लंदन से सामने आई तस्वीरों में कुछ नौजवान नाचते नजर आए। थोड़ी ही सही, लेकिन पाबंदियों से मिली निजात उनके लिए बड़ी खुशी बनकर आई और इसलिए उन्होंने इसका जमकर जश्न मनाया।
एक तस्वीर में लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर खाने पीने का मजा लेते दिखे, तो वहीं कुछ लोग सड़कों पर घूमते फिरते नजर आए। Well, it's good. It's great fun to kind of meet people, but obviously it's nice to kind of see people having a laugh. लॉकडाउन में ढील देने के बावजूद वहाँ कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है और यही वजह है कि लोग बार रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर ही खाने पीने का मजा ले सकते हैं। We start something off, we get into a momentum and then we stop again. It's the stop-start issue. हालांकि जश्न और खुशी के इस माहौल में लोगों ने कोरोना नियमों को दरकिनार कर दिया। तस्वीरों में साफ दिखा कि वहाँ ज्यादातर लोगों ने न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और न ही मास्क पहनना जरूरी समझा। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर अमेरिका में रोक लग गई। अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर फिलहाल रोक लगा दी। इस वैक्सीन से खून के थक्के जमने की शिकायत आई थी, इसी के बाद ये रोक लगाई गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के पूर्व वर्धमान पहुंचे, जहां उन्होंने खंडा घोष विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। बंगाल बदलाव की ओर चल पड़ा है, कमल खिलाने निकल पड़ा है। राजधानी के उत्तरी, दक्षिणी, मध्य और पश्चिमी दिल्ली के इलाकों में सुबह से पानी की किल्लत रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा से आ रहे पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने और पानी की कम सप्लाई को इसकी वजह बताया। पानी को लेकर एक बेहद चिंताजनक स्थिति हरियाणा की वजह से उत्पन्न होती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से सुरक्षा बल ने आतंकियों की मदद के आरोप में 2 लोगों को पकड़ा। गिरफ्त में आए इन आरोपियों के पास से कुछ हथियार भी बरामद किए गए। हरियाणा के करनाल में खफा किसानों ने हाईवे पर जैम लगा दिया। किसान मंडी में गेहूं की खरीद पर होने वाली दिक्कतों से खफा थे, जिसके बाद उन्होंने हाईवे पर जैम लगा दिया और धरने पर बैठ गए। किसानों ने मंडी में ठीक इंतजाम न होने का आरोप लगाया। किसानों के मुताबिक बद इंतजामी की वजह से वो गेहूं खरीद में दिक्कतें आ रही हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। हालांकि खफा किसानों को अधिकारियों ने समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और धरने पर अड़े रहे। मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस की छानबीन कर रही एनसीबी की टीम ने ड्रग्स तस्करी के लिए हिटलर की एक किताब का इस्तेमाल होने का पर्दाफाश किया। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि एक दिन पहले गिरफ्तार किए गए 2 ड्रग तस्करों की निशानदेही पर एनसीबी ने छापामारी की और ये कार्रवाई मुंबई के मलाड, परेल और सांता क्रूज इलाके में की गई, जिसमें एनसीबी की टीम ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खेप बरामद की। आरोपियों पर निशानदेही पर सांता क्रूज के एक कुरियर कंपनी में भी छापा मारा गया, जहां हिटलर की एक किताब से एलएसडी की 80 गोलियां मिली, जिसे ज्यादातर कम उम्र के लोग नशा करने के लिए खरीदते हैं। इसके अलावा छानबीन में एनसीबी को इस केस के तार दुबई से जुड़ने के सुराग भी हाथ लगे हैं। खुद को आइसोलेट किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को सबसे अलग कर लिया। सीएम ने ट्वीट कर बताया कि उनके कार्यकाल के कुछ अधिकारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसी के बाद उन्होंने ये कदम उठाया। सूरत से बिहार और झारखंड के कुछ लोग बस के जरिए अपने गांव को लौटने लगे हैं। इन्हें बढ़ते कोरोना खतरे की वजह से लॉकडाउन का डर सता रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई लॉकडाउन लगेगा, इसके कारण लोग अपने गाँव जाना चाहते हैं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी राज्य में एनडीए से अलग हो गई। हालांकि इससे वहां बीजेपी सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 40 सदस्यों वाली विधानसभा में अभी भी उसके पास 29 विधायक हैं, जबकि गोवा फॉरवर्ड पार्टी के सिर्फ 3 विधायक हैं। इन सब के बीच गोवा फॉरवर्ड पार्टी के कांग्रेस से हाथ मिलाने के संकेत मिले हैं। हम एनडीए से बाहर आने का फैसला लिया है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कोरोना मरीजों को वैक्सीन लगाने पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि अगर किसी को टीके की पहली डोज लगवाने के बाद कोरोना हो जाए तो वो ठीक होने के 12 हफ्ते बाद दूसरी डोज ले सकता है। कोविड होने वाले व्यक्तियों को भी वैक्सीन लगाना चाहिए, ये हमारे गाइडलाइन में बिल्कुल क्लियर है। नारकोटिक्स के केस में कतर की जेल में बंद पति पत्नी ओनीबा और शरीक बाइज्जत बरी होने के बाद अपनी बच्ची के साथ आज भारत लौट रहे हैं। उनकी बच्ची का जन्म कतर की जेल में हुआ था। दोनों को कतर की सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, जिसके बाद वो अब कतर से मुंबई लौट रहे हैं। भारत में पीएम दफ्तर की पहल पर इन दोनों की बेगुनाही के तमाम दस्तावेज कतर सरकार से साझा किए गए, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहाई मिली। कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली, कुछ ऐसी एविडेंसेस, टेक्निकल एविडेंसेस मिली, जिससे प्रूव हुआ कि कहीं ना कहीं ये कपल इनोसेंट था और इन्हें ल्यूर करके यहाँ से भेजा गया और इनके बैग में ड्रग्स था, उस चीज़ की जानकारी इन्हें नहीं थी। पहले उनकी अपील एक्सेप्ट की गई। उनकी अपील एक्सेप्ट होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। उन्हें 29 मार्च को अक्विटल हुआ कतर से, कतर की कोर्ट ने डिसीजन दिया।
प्रेजेंटली वो डिपोर्टेशन प्रोसेस में है। ओनीबा और शरीक की बेगुनाही साबित करने में नारकोटिक्स ब्यूरो को 2 साल का समय लग गया। इससे पहले जुलाई 2019 में दोनों को हनीमून पैकेज के नाम पर कतर भेजा गया और धोखे से उनके बैग में ड्रग्स रख दी गई थी। कतर एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। कतर की कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद ओनीबा और शरीक के परिवार ने भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का दरवाजा खटखटाया। एनसीबी ने जांच में एक बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया। साथ ही ओनीबा और शरीक को फंसाए जाने का भी पता चल पाया। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने कतर की सरकार से बातचीत की। कतर की कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच को सही माना और 29 मार्च 2021 को दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया। महाराष्ट्र में एक महिला को ऑटो में ऑक्सीजन देना पड़ा। महाराष्ट्र के सतारा में एक बीमार महिला को ऑटो में बैठाकर ऑक्सीजन दी गई। दावा किया गया कि वहां के सरकारी अस्पताल में बिस्तर नहीं मिला, जिसकी वजह से ये बुजुर्ग महिला करीब 2 घंटे तक इसी तरह अस्पताल के बाहर ऑटो में बैठी रही। बाद में बिस्तर खाली होने पर महिला को भर्ती किया गया। यूपी में बढ़ते कोरोना के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार कोरोना प्रभावित शहरों में लॉकडाउन लगाने पर विचार करे। इसके अलावा खुले मैदानों में कुछ वक्त के लिए अस्पताल बनाकर मरीजों का इलाज करने के निर्देश भी दिए गए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को चंडीगढ़ के पास मोहाली के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हाल ही में वीरभद्र और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दिल्ली सरकार के अधिकारी अब अपने दफ्तरों में एक साथ मिलकर बैठक नहीं कर पाएंगे। राज्य सरकार ने कोरोना की वजह से ये फैसला लिया और ऐसी बैठकें ऑनलाइन ही करने के निर्देश दिए। हालांकि कोरोना अदालत और दूसरे कुछ जरूरी मामले पर बात करने के लिए वो दफ्तरों में मिलकर बैठक कर सकते हैं।